नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। नॉर्सेट 5 मेंस, नॉर्सेट 6-7 एस्पिरेंट्स, सबका स्वागत है वीडियो में। और नॉर्सेट मेंस के एस्पिरेंट्स जो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि घबराहट करने से और ये सारे करने से क्या है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जो आता है वो भी नहीं आता है फिर। तो यही सलाह दूंगी कि काम रहिए, क्वाइट रहिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हुए आप एग्ज़ाम की तरफ प्रोसीड करिए। अब आप आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट्स अ मेजर डेवलपमेंटल नीड ऑफ अ न्यूबॉर्न इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। डेवलपमेंटल नीड की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जब देखेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड है, न्यूबॉर्न है, तो डेवलपमेंटल नीड कौन सी उसकी एड्रेस करनी है। ऑप्शन ए, गिव अ पेसिफायर टू द इन्फेंट। बी, पुटिंग अ मोबाइल ओवर द इन्फेंट्स क्रिब। सी, प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद सॉफ्ट कडली टॉय। एंड डी, वार्मिंग द इन्फेंट्स फार्मूला बिफोर फीडिंग। डेवलपमेंटल की बात है, मोबाइल वगैरह वाली बात तो आएगी ही नहीं, ठीक है। सॉफ्ट टॉय से खेलने की अभी उसकी उम्र नहीं है, न्यूबॉर्न है। फार्मूला फीड देनी है, वार्म करके देनी है, लेकिन ये डेवलपमेंटल नीड नहीं है, ये न्यूट्रिशनल नीड है, तो ये भी हटाएंगे। पेसिफायर देना है, ये कौन सी नीड को, जो डेवलपमेंटल नीड है बच्चे की, सकिंग नीड है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है। तो गिविंग अ पेसिफायर टू द इन्फेंट इज द करेक्ट आंसर, थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंटल नीड। ओके, next, a parent and 3-month-old infant are visiting the well baby clinic for routine examination. What should the nurse include in the accident prevention teaching plan? कितने दिन का बच्चा है? 3 महीने का। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस पढ़िए। रिमूव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोर। बी, कवर इलेक्ट्रिक आउटलेट विद सेफ्टी प्लग्स। सी, रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम लो एरियाज। एंड डी, टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर बेदिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये बच्चा क्रॉल नहीं करता है, सिर्फ गोद में ही रहना जानता है, तो ये ऑब्जेक्ट रिमूव करने से इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसने हाथ में नहीं लेके उठाना है, चलना नहीं है। इलेक्ट्रिक आउटलेट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ये क्रॉल कर रहा है ना ये चल रहा है। टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम लो एरियाज, वही है कि स्टैंड होएगा तभी उठाएगा, वो 9-10 महीने की उम्र में आएगा, अभी नहीं है। अभी इस बच्चे का क्या है कि टेम्परेचर चेक करना है वाटर का, बिकॉज इनकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है छोटे बच्चों की स्किन, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो स्किन बर्न जो है बच्चों में कॉज कर सकता है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द नर्सेज प्रायोरिटी एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद एक्यूट लैरेंजोट्रैकोब्रोंकाइटिस। लैरेंजोट्रैकोब्रोंकाइटिस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व है। लैरिंक्स की इन्फ्लामेशन है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है। लैरिंक्स के बाद हमारा ट्रैकिया आता है, उसकी भी इन्फ्लामेशन है, और उसके बाद हमारे जो ब्रोंकाई हैं उसकी भी इन्फ्लामेशन है। तो इन तीनों की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं लैरेंजोट्रैकोब्रोंकाइटिस। और यहाँ पे बार्किंग कफ जो है बहुत ही कॉमन फीचर होता है, जिसको हम क्रूप बोलते हैं। तो जहाँ क्रूप आएगा आप लैरेंजोट्रैकोब्रोंकाइटिस को याद करेंगे। क्रूप जो है इसमें कॉमनली प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ को करने के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ठीक है, प्रायोरिटी एक्शन पूछा गया है। प्रायोरिटी वर्ड पे ध्यान देते हुए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, इनिशिएट मेजर्स टू रिड्यूस फीवर। B, ensure delivery of humidified oxygen. C, provide support to reduce apprehension. And D, continuously assess the respiratory status. यहाँ पे जो है लैरेंजोट्रैकोब्रोंकाइटिस है, तो क्या है, लैरेंजियल एडिमा होने के चांसेस है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी स्टेटस कंप्रोमाइज होने के चांसेस है। तो प्रायोरिटी रहेगी रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करना, क्योंकि देखना है कि एडिमा नहीं हो गया हो और उससे रेस्पिरेशन जो है वो हैम्पर ना हो गई हूँ, रेस्पिरेशन ना सीज हो गई हूँ, तो इस चीज़ के लिए मॉनिटर करते रहना है। बाकी तीनों भी प्रायोरिटी हैं, नोट प्रायोरिटी, बाकी तीनों भी इंटरवेंशंस है, बट नोट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी इज द रेस्पिरेटरी स्टेटस असेसमेंट, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a child is admitted to the hospital with pneumonia. What is the priority need that must be included in nursing plan of care for this child? एक बच्चा है निमोनिया के साथ, तो उसकी प्रायोरिटी नीड क्या रहेगी जब केयर प्लान की बात करेंगे। ऑप्शन ए, रेस्ट। बी, एक्सरसाइज। सी, न्यूट्रिशन। एंड डी, एलिमिनेशन।
अब जो है निमोनिया का बच्चा है तो एक्सरसाइज पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिलाते हैं, प्रायोरिटी की बात है, एक्सरसाइज कराते हैं लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस, लेकिन प्रायोरिटी एक्सरसाइज नहीं रहेगी, न्यूट्रिशन भी नहीं रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी रेस्ट। रेस्ट क्यों रहेगी? क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको रिड्यूस करना है, ताकि जो लंग्स हैं उन पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सके। तो निमोनिया में क्या हो रहा है? लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अगर ऑक्सीजन लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो और ज़्यादा सिम्टम्स वर्सन होंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को देते हैं, ताकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है शरीर की उसको रिड्यूस किया जा सके और सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सके। सो डी इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, रेस्ट। Next, an additional defect is associated with extrophy of bladder, for which anomaly should the nurse assess the infant? एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है, मैंने बताया था एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर में पूरा ब्लैडर जो है वो बाहर की तरफ होता है, ब्लैडर अंदर नहीं होता। प्यूबिक जो पूरा ब्लैडर और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है वो पूरा बाहर होते हैं, बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, तो उसको एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है। उसके साथ कौन सी दूसरी अनोमली जो है नर्स असेस करेगी? ए इम्परफोरेटेड एनस, बी एब्सेंस ऑफ वन किडनी, सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड डी प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। इसका आंसर होगा प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन, क्योंकि जब ब्लैडर फॉर्म हो रहा होता है लगभग 9 से 10 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, तभी जो है प्यूबिक बोन भी फॉर्म हो रही होती है। तो अगर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है तो प्यूबिक बोन को भी देखेंगे कि वो बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि प्यूबिक बोन पे ही सारे शरीर का मेजर वेट जो है वो बियर होता है। तो कारण यही है कि जब कंजेनाइटल डिफेक्ट हुआ था, जब ब्लैडर बन रहा था, उसके साथ साथ ही प्यूबिक बोन भी बनती है। तो जब ब्लैडर मालफॉर्म हुआ है तो कहीं प्यूबिक बोन भी मालफॉर्म तो नहीं हो गई है, तो इसीलिए जो है उसको असेस किया जाता है। ये तीनों चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती हैं। सो डी राइट आंसर होगा। Next, a home care nurse is visiting a family for the first time. The 4-week-old infant has surgery for extrophy of bladder and creation of ileal conduit soon after birth. When the nurse arrives, the mother appears tired and baby is crying. After an introduction, what is the most appropriate statement by the nurse? एक होम नर्स है जो कि घर गई है, 4 महीने का बच्चा है जिसकी सर्जरी हुई है एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर की, और क्रिएशन किया है इलियल कंड्यूट। इलियल कंड्यूट का मतलब है कि एक स्मॉल ट्यूब जो है यूरिनरी सिस्टम से लेके उसको इलियम में ड्रेन करते हैं, ताकि जो है ब्लैडर को रेस्ट मिल सके। इस तरीके से एक जो है एडिशनल कम्युनिकेशन फॉर्म करते हैं कि छोटी सी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इलियम से जोड़ दिया जाता है, जहाँ पे इलियम में जाके यूरिन ड्रेन करता है। तो नर्स आई है और देख रही है कि मदर जो है वो टायर्ड है बिल्कुल, और बच्चा रो रहा है। तो इंट्रोडक्शन के बाद कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रहेगी नर्स के लिए? ऑप्शन ए, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, सी, यू लुक टायर्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, बी, then C, when was the last time the baby had a bottle, and D, oh it look like you are having a bad day। ये तो closed communication है, इसको आप हटा देंगे, ठीक है। when was the last time baby had a bottle, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है? मदर को ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे क्वेश्चन तो नहीं कर रही है कि बच्चा भूख के मारे रो रहा है, मैं एक अच्छी मदर हूँ या नहीं हूँ कि बच्चे की केयर कर पा रही हूँ। तो ये ऑप्शन भी आप हटाएंगे। और यू लुक टायर्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, और पहला ऑप्शन है टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। अब हमें क्या करना है कि उसके डेली रूटीन के बारे में पूछना है। ये स्टेटमेंट ऑप्ट रहेगी। डेली रूटीन के बारे में पूछने से वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो कि उसको एक्सट्रीमली टायर कर रही हैं और जिनको मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैनेजेबल जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए वो मैनेज की जाएंगी। तो डेली रूटीन के बारे में पूछ के फर्दर चीज़ को बढ़ाना जो है ओपन कम्युनिकेशन को लीड कर रही है यहाँ पे, कि डेली रूटीन के बारे में बताएगी तो वो उन चीज़ों को ग्रैब करेगी जो कि रीज़न है मदर के एग्जॉस्ट होने का। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is teaching a group of parents about the side effect of immunization vaccines. Which sign should the nurse include when talking about an infant receiving Haemophilus influenza B vaccine? अगर हिप वैक्सीन मिल रही है, कौन से में मिलती है? पेंटावैलेंट जो वैक्सीन्स होती हैं उनमें होती है कौन कौन सी? DPT होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी होती है, हेपेटाइटिस बी और हिब रहती है। तो ये पांचों वैक्सीन जो है पेंटावैलेंट में दी जाती है। कब दी जाती है?
1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे ये वैक्सीन जो है लगाई जाती हैं। कैसे दी जाती हैं? IM दी जाती हैं। कहाँ पे दी जाती है? वेस्टोग्लोटोरेलिस में दी जाती हैं, वेस्टस लेटरलिस में दी जाती हैं। और डोसेज क्या रहती है? 0.5 ml जो है डोसेज रहती है। तो एक नर्स है जो कि टीच कर रही है पेरेंट्स को साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स। व्हाट साइन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टॉकिंग अबाउट एन इन्फेंट रिसीविंग हिप वैक्सीन? अगर हिप वैक्सीन बच्चे को मिल रही है तो कौन से साइन जो है नर्स इंक्लूड करेगी? ऑप्शन ए लिथार्जी, बी अर्टिकेरिया, सी जनरलाइज्ड रैश एंड डी लो ग्रेड फीवर। जो ये हिप वैक्सीन है पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसके जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं माइनर कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, इसको इंक्लूड करेंगी। लिथार्जी, अर्टिकेरिया, जनरलाइज्ड रैश ये वैक्सीन से नहीं होते हैं। लोकलाइज्ड रैश हो सकते हैं द साइट ऑफ इंजेक्शन, लेकिन जनरलाइज्ड रैश इज़ नॉट प्रेजेंट इन वैक्सीनेशन। तो लो ग्रेड फीवर को बताएगी, उसको कैसे मैनेज करना है, पैरासीटामोल दे के मैनेज करना है, वो समझाएगी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, the nurse is performing a physical examination on the infant with Down syndrome. For what anomaly should the nurse assess this child? डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोमल एनोमली है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो किस चीज़ के लिए नर्स असेस करेगी? ए बल्जिंग फोंटेनल, ICP नहीं बढ़ा हुआ है तो बल्जिंग क्यों होगा? स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटी, स्टिफ नहीं होती है इन बच्चों की एक्सट्रीमिटी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। एबनॉर्मल हार्ट साउंड एंड अनयूजुअल पिपिलरी रिएक्शंस, पिपिलरी रिएक्शंस नॉर्मल बच्चों की तरह ही इनकी होती हैं। हार्ट साउंड एबनॉर्मल होती हैं क्योंकि कार्डियक डिफेक्ट जो हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं। बहुत बच्चों में, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कार्डियक डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो है वो होती है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, an infant who had diarrhea for 3 days is admitted in lethargy state and breathing rapidly. The parent states that the baby has not ingesting formula, although not as much as usual, has been ingesting formula although not as much as usual and cannot understand the sudden change. What explanation should the nurse give to the parent? एक इन्फेंट है जिसको 3 दिन डायरिया हुआ और डायरिया के बाद अब वो लिथार्जिक हो रहा है और उसकी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो रही है। तो बच्चा जो है फॉर्मूला फीड भी ले रहा है लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से क्या हो गया है। तो नर्स उनको क्या एक्सप्लेनेशन देगी? ऑप्शन ए सेल्युलर मेटाबॉलिज्म इज अनस्टेबल इन यंग चिल्ड्रन, B the proportion of water in the body is less than in adults, then C renal function is immature in the children until they reach school age, and D the extracellular fluid requirement per unit of body weight is greater than in adults. यहाँ पे जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म अनस्टेबल होता है लेकिन उससे जो है ये वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो बच्चा जो है अपने आप कोप कर लेता है बढ़े हुए RBCs के साथ या जो भी है, अपने मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखता है। प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज़ लेस, इनमें प्रोपोर्शन जो है लेस नहीं होता है, अडल्ट के मुकाबले वाटर का प्रोपोर्शन बच्चों में ज़्यादा होता है, बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर। रीनल फंक्शन इज इमेच्योर अंटिल दे रीच स्कूल एज, स्कूल एज तक इमेच्योर नहीं होता है, अप टू 2 ईयर जो है रीनल फंक्शन इमेच्योर होता है, उसके बाद मैच्योर हो जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट इज़ ग्रेटर देन इन अडल्ट्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 60% जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, अडल्ट्स में ये सिर्फ जो है 15 to 20% ही होता है। तो जो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है अडल्ट्स के मुकाबले, इसीलिए जो उनका विजिबल लॉस है वो ज़्यादा दिख रहा है और बच्चे में सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इतना ज़्यादा है कि उसको रिप्लेस करने में टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चा सिम्टम्स जो है वो शो करने लग जाता है डिहाइड्रेशन वाले। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ फेब्राइल सीजर टू द पेरेंट्स क्लास, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड? जब फेब्राइल सीजर्स के बारे में नर्स बता रही है तो कौन सी चीज़ इंक्लूड करेगी? ऑप्शन ए दे मे अकर इन माइनर इलनेस, बी द कॉज इज यूजुअली रेडिली आइडेंटिफाइड, C they usually do not occur during the toddler years, D the frequency of occurrence is greater in females than males. अब ये जो है मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है जनरली, तो ये ऑप्शंस हटाएंगे।
देन दे यूजुअली डू नॉट अकर ड्यूरिंग द टॉडलर ईयर, ये जो है 1 से 3 ईयर में ही ज़्यादातर होता है, तो ये ऑप्शन भी हटाएंगे। द कॉज इज़ रियली आइडेंटिफाइड, जनरली जो फेब्राइल सीजर्स हैं उनका कॉज जो है आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। ये करेक्ट आंसर होगा कि दे माइट अकर इन द माइनर इलनेस, कि थोड़ी बहुत बीमारी में भी सीजर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हाई ग्रेड फीवर में ही ये हो, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। Next, a parent tell the nurse in emergency department, my 3-year-old has had a fever for several days and has been vomiting. After instituting ordered measures to reduce the fever, which nursing action is most important? 3 साल का बच्चा है, फीवर है, वॉमिटिंग हो रही है, तो कौन सा ऑर्डर जो है इंस्टीट्यूट करना है टू रिड्यूस द फीवर? ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग शिवरिंग, बी रेस्ट्रिक्टिंग ओरल फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाते हैं फीवर वाले केस में, ठीक है। मेजरिंग आउटपुट आर्ली, आउटपुट मेजर करना है बट आर्ली इसकी ज़रूरत नहीं है। टेकिंग वाइटल साइंस आर्ली, ये भी 1 घंटे में लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली 2 से 3 घंटे में वाइटल साइंस मेजर कर सकते हैं। यहाँ शिवरिंग को प्रिवेंट करना है, क्योंकि शिवरिंग से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है जब शिवर करता है, और शिवर मेटाबॉलिज्म बढ़ने से फीवर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जनरली देखते हैं ना कि ठंड लग के जब बुखार चढ़ता है, कपकपी चढ़ के, तो बुखार एकदम से हाई ग्रेड जाता है, तो वो क्या कर रहा है, शिवरिंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, जिससे कि फीवर के एपिसोड जो है वो बढ़ सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग शिवरिंग इज द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज infant is diagnosed with communicating hydrocephalus. The parent asks for clarification of the healthcare provider's explanation of their baby's problem. How should the nurse respond? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस है, तो कैसे जो है नर्स रिस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन ए टू मच स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेस ऑफ द ब्रेन। अब जो हाइड्रोसिफेलस है कम्युनिकेटिंग, उसमें क्या होता है, जो CSF की एब्जॉर्प्शन है वो वाला पार्ट रुकता है, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से घूम घाम के वो आ जाता है, लेकिन जहाँ पे उसको एब्जॉर्ब होना होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस पे, वहाँ पे वो है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं ढंग से हो पाती, जिसकी वजह से जो है CSF का लेवल बढ़ के हाइड्रोसिफेलस होता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन कौन सा है, डी है वो ऑप्शन, कि पार्ट ऑफ ब्रेन दैट यूजुअली एब्जॉर्ब स्पाइनल फ्लूइड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली। अगर हम बात करें तो कैसे होता है, लेटरल वेंट्रिकल में बनता है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल में बन के फोरामेन ऑफ मोनरो से होता हुआ ये कहाँ पे आता है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस में आता है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस में आता है। एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस से ये 4th वेंट्रिकल में जाता है, 4th से ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से, 3rd फोरामेन ऑफ मैग्नम से ये जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, और यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। सब एरेक्नोइड से वीनस साइनसेस में जाता है, जहाँ पे इसकी मेनली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है सब एरेक्नोइड से, उसके बाद वीनस साइनस में इसकी कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये फ्लो है CSF का कि लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस पे जाएगा, फिर जो है 4th में जाएगा, 4th से जो है फोरामेन ऑफ मैग्नम और लश्का से ये सब एरेक्नोइड में जाएगा, वहाँ से वीनस साइनस में जाएगा जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये पार्ट जो है यहाँ पे कुछ यहाँ से तो घूम घाम के ये आ जाता है, लेकिन इन पार्ट में कुछ दिक्कत होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से CSF का लेवल बढ़ता है। तो डी राइट आंसर रहेगा। टू मच स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस्ड, ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस नहीं है। फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड थ्रू द ब्रेन सेल्स डू नॉट एम्प्टी इफेक्टिवली इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज जनरली नॉट इन्वॉल्व्ड हियर। The spinal fluid is prevented from adequate absorption by blockage in the space. Ventricles में blockage होना is non communicating, ये जो है non communicating hydrocephalus की definition है, communicating। देन ये है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, कि सारे वेंट्रिकल्स से होता हुआ आ जाता है लेकिन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है कि वेंट्रिकल्स में दिक्कत होती है, वहीं पे जो है ये स्टक हो जाता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नर्सिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर जो है ICP बढ़ा हुआ है तो क्या नर्सिंग केयर रहेगी? ऑप्शन ए वेट डेली बिफोर फीडिंग, ये जनरली अगर शंटिंग हो रखी होती है
तो उस केस में वेइंग करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एलिवेट द हेड हायर देन द हिप्स, चेक द रिफ्लेक्सेस एट रेगुलर इंटरवल, मॉनिटर अलर्टनेस विथ फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ होता है तो बार बार बच्चे को परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार उसको छेड़ने से, परेशान करने से वो चिड़चिड़ा होता है और उसका आईसीपी और बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। हेड को थोड़ा सा हाइयर रखना है ताकि जो ग्रेविटी के पुल से वो नीचे की तरफ ड्रेन करे और आईसीपी ना बढ़े, तो बी राइट आंसर होगा। Next, an infant who was born with meningomyocele develops hydrocephalus. A ventriculoperitoneal shunt is inserted. What nursing intervention is essential in the infant's care during the first 24 hours after surgery? अब एक मेनिंजोमायोसील है। मेनिंजोमायोसील में क्या होता है, मेनिंजेस होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट होता है और सीएसएफ होता है, जो कि एक सैक में कवर्ड होके वो बाहर जो है बच्चे की बैक पे विजिबल होता है वो सैक। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चे को किस पोजीशन में रखते हैं, प्रोन पोजीशन में रखा जाता है ताकि सैक पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि सैक पे प्रेशर होने से सीवियर इन्फेक्शन रिजल्ट हो सकता है। तो उसको जो है प्रोन में रखते हैं। और ऐसे बच्चों में लोअर एक्सट्रीमिटी का पैरालिसिस होना जो है वो ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटी स्पास्टिक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। तो यहाँ पे है कि एक बच्चा है जिसको मेनिंजोमायोसील था और अब उसको जो है हाइड्रोसेफेलस हो गया सीएसएफ बढ़ने के कारण, तो अब वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट कर दिया है। वेंट्रिकल से लेके एक जो है पाइप डाल दिया है, मोटी भाषा में कह लीजिए पेरिटोनियम तक, ताकि जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड बाहर आए। ठीक है, तो ये उसके व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज असेंशियल ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी। ऑप्शन ए प्लेस्ड इन हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर में नहीं करते हैं, स्लाइटली हेड एलिवेट करके रख सकते हैं, बल्कि वीपी शंटिंग वाले पेशेंट्स को हम फ्लैट भी लिटाते हैं ताकि जो है शंटिंग डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो ये नहीं होगा। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड सिडेटिव, सिडेटिव्स इनमें नहीं देते हैं, क्योंकि सिडेटिव देने से ये नहीं पता चलता है कि वो सिडेटिव का असर है या बच्चे की कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर हो रही है। पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑन द शंट, शंट के साइड में पोजीशन नहीं करते हैं, शंट के अपोजिट जो है वो पोजीशनिंग करते हैं। मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसीपी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इंक्रीज्ड आईसीपी के साइन जैसे रेस्टलेसनेस, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ों के लिए ऑब्जर्व करना है, तो मॉनिटर फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी इज द करेक्ट आंसर। Next, the parent of an infant who had a ventriculoperitoneal shunt inserted for hydrocephalus are concerned about the prognosis. वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग हुई है, उनको प्रोग्नोसिस की चिंता है कि अब जो है इसका क्या प्रोग्नोसिस रहेगा, आगे क्या रहेगा। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट्स। ऑप्शन ए प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट एंड द वॉल्व इज परमानेंट, बी द शंट may need to be revised as the child grows older, C, if any brain damage has occurred, it is irreversible even after the first year of life, D, hydrocephalus usually self-limiting by 2 years of age and then shunt is removed. hydrocephalus self-limiting नहीं होता है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। If any brain damage has occurred, it is irreversible. जनरली ये रिवर्सिबल चेंजेस कॉज करता है जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं। प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट, प्रोग्नोसिस इज गुड इन वीपी शंटिंग, बट वी कैन नॉट से कि इट इज़ एक्सीलेंट, तो ये नहीं होगा। ये होगा क्योंकि अभी बच्चे का जो वेंट्रिकल से पेरिटोनियम का डिस्टेंस है वो कम है, जैसे जैसे बढ़ेगा वेंट्रिकल से पेरिटोनियम का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो शंटिंग की रिवाइज करना जरूरी है, जो लेंथ है शंट की वो है इम्प्रोवाइज करना, बढ़ाना जरूरी है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, तो बी राइट आंसर होगा। Next, the parent of an infant who has had a surgical repair of meningomyocele express concern about skin care and ask what they can do to avoid problem. The nurse should teach the parent that their infant, अगर जो है सर्जिकल रिपेयर हुई है मेनिंजोमायोसील की, तो उसके लिए क्या करना है कि वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। ऑप्शन ए विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर, B should take prophylactic antibiotic indefinitely, must be kept dry by applying powder, and D does not need anything more than routine cleansing and diaper changes. ये बच्चे को क्या चाहिए होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर चाहिए होती है, अलग अलग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। एंटीबायोटिक थेरेपी इस कंडीशन में नहीं देते हैं, पाउडर वगैरह कभी भी नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो है मोर देन रूटीन क्लीनिंग से ज़्यादा इनको केयर की ज़रूरत होती है, तो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विद अ मेनिंजोमायोसिल बिफोर सर्जिकल करेक्शन? सर्जिकल करेक्शन से पहले क्या जिम्मेवारी रहती है? मैंने बताया था कि सैक बन जाता है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है कि सैक को ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। अगर सैक को ट्रॉमा हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड जो मेनिंजेस उसमें प्रेजेंट है उनको भयंकर इंजरी हो सकती है और जो है बहुत सीवियर सिम्टम्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। Next, after closure of newborn's myelomeningocele, what essential nursing intervention must be included in plan of care? एक न्यूबॉर्न है, क्लोज किया है माइलोमेनिंजोसील, तो कौन सी एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन होगी प्लान ऑफ केयर में? ऑप्शन सी ए लिमिटिंग लेग मूवमेंट, बी डिक्रीजिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, सी मेजरिंग हेड सर्कमफेरेंस एंड डी ऑब्जर्व फॉर सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम द नेयर्स। अब जो है लेग मूवमेंट इनकी जनरली होती ही नहीं है क्योंकि बिलो वेस्ट लेवल पैरालिसिस होता है, हमें एक्टिव और पैसिव लेग एक्सरसाइजेस करानी होती हैं, तो ए नहीं होगा। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई इन केसेस में नहीं, हमें जब सीजर्स वगैरह वाले कंडीशन होती है तब इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है। हेड सर्कमफेरेंस एंड सीरियस ड्रेनेज जो है नेयर से इसमें प्रेजेंट नहीं होती है मेनिंजोमायोसील में। यहाँ पे हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करना है डेली कि बढ़ा हुआ CSF जो है हाइड्रोसिफेलस तो नहीं कॉज कर रहा है, तो वो चीज़ जो है उस चीज़ के लिए हेड सर्कमफ्रेंस डेली मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। नेक्स्ट, अ 1-year-old इन्फेंट हैज़ बीन एडमिटेड विद टेनेटिव डायग्नोस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बच्चे को लंबर पंचर परफॉर्म किया है, तो कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग सपोर्ट करेगी कि येस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज देयर? डिक्रीज सेल काउंट, एलिवेटेड प्रोटीन, इंक्रीज्ड ग्लूकोज एंड लो स्पाइनल प्रेशर। यहाँ पे जो है सेल काउंट बढ़ती है, घटती नहीं है, और प्रोटीन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्लूकोज लेवल घट जाता है और स्पाइनल प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एलिवेटेड प्रोटीन लेवल इज द करेक्ट आंसर, बी। Next, what procedure should a nurse use when elevating head of the infant in a spica cast? अगर बच्चे को स्पाइका कास्ट लगी हुई है तो कौन सी चीज़ जो है हेड एलिवेट करने के लिए यूज़ करेगी? ऑप्शन ए चेंज द पोजीशन आफ्टर एन आवर। इतनी जल्दी पोजीशन चेंज करने की नीड नहीं होती है, 2 से 4 घंटे में भी पोजीशन चेंज की जा सकती है। प्लेस पिल्लो अंडर द शोल्डर, शोल्डर से पे पिल्लो जो है रखने से क्या है ढंग से वो नहीं होगा, प्लस जो प्रेशर है थोरेसिक कैविटी का वो भी इंक्रीज होगा, तो ये भी नहीं करेंगे। पैड द एज ऑफ द कास्ट विद फोल्डेड डाइपर्स, इससे बच्चे का सर नहीं उठेगा, हेड एलिवेट करना है। रेज द एंटायर मैट्रेस, ऐसे बच्चों को क्या करते हैं पूरा का पूरा मैट्रेस एलिवेट करते हैं हेड एंड को एलिवेट करने के लिए, सो डी राइट आंसर होगा। Next, at a visit to Well Baby Clinic, the parents are upset because their 9-month-old infant has severe diaper rash है बच्चे को। One parent want to know how to treat it and prevent it from reoccurring. What cause of diaper dermatitis should the nurse include when answering the parents question? अब डाइपर रैश है तो कैसे उसको नहीं होने देना है, क्या आंसर देगी? यूज ऑफ डिस्पोजेबल डाइपर्स, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एन इरिटेंट, कॉज क्या है डर्मेटाइटिस का, ठीक है, डिक्रीज्ड पीएच ऑफ इन्फेंट्स यूरिन एंड टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स। अब इसका क्या कारण होता है? क्योंकि डाइपर में जो है यूरिन स्टूल से जो इरिटेंट है उससे कांटेक्ट लंबा रहता है, ठीक है, जब तक चेंज नहीं करते, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ द डाइपर्स इज नेसेसरी। चाहे डिस्पोजेबल हो या क्लोथ डाइपर हो, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज की इरिटेंट से स्किन का कांटेक्ट है तो वो डर्मेटाइटिस कोज कर सकता है। पीएच इसकी इंक्रीज हो जाती है, अल्कलाइन की तरफ चली जाती है, ये अर्ली फूड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट आस्क अबाउट द मोस्ट कॉमन है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस से मोस्ट कॉमन क्या होता है? व्हाट शुड द नर्स रेस्पॉन्ड? ऑप्शन ए परफोरेशन ऑफ यूट्रस, मोस्ट लीस्ट है, ये कॉमन नहीं है, होता है लेकिन लीस्ट होता है। स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्शन, डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद क्वाइटस एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। सबसे कॉमन होता है कि जो फॉरेन बॉडी एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करके यूट्रस क्या करता है, इसको एक्सपेल कर देता है, तो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन इज द मोस्ट कॉमन। कोइटस के टाइम पे कोई डिस्कम्फर्ट ये प्रोड्यूस नहीं करती हैं, डेवलपमेंटल और वेजाइनल इन्फेक्शन ये कोई IUD कोज नहीं करती है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट सीकिंग एडवाइस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन आस्क अ नर्स अबाउट एन IUD प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड?
कि आईयूडी जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस वो कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है। ऑप्शन ए, इट कवर्स द एंट्रेंस ऑफ सर्वाइकल ऑस, बी द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, C the sperms are prevented from reaching the vagina, and D it produces spermicidal intrauterine environment. So D करेक्ट आंसर है कि ये क्या करता है, एक स्पर्मिसाइडल आईयूडी इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो इसमें कॉपर होता है ना, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस में वो स्पर्म्स को किल करने की टेंडेंसी रखता है, प्लस वो जो है सर्वाइकल जो सिक्रीशंस हैं उनको भी इतना थिकन कर देता है कि जो नॉर्मल कोइटस होना था, नॉर्मल जो इनका ओवम और स्पर्म का मिलना होना था वो नहीं हो पाता है, जिसके इसकी मोटिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है स्पर्म की। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू डिस्कस विद अ क्लाइंट हु हैज जस्ट हैड अ वसेक्टमी। अगर वसेक्टमी हुई है तो कौन सा इंपॉर्टेंट है नर्स जो डिस्कस करेगी। ऑप्शन ए, रीकैनलाइजेशन इज इम्पॉसिबल, बी अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेफ विद इन 1 वीक, एंड सी सम इम्पोर्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक, एंड डी देयर मस्ट बी 15 इजैकुलेशन टू क्लियर द ट्रैक्ट ऑफ स्पर्म। अब जो वसेक्टमी के बाद जो पेशेंट होता है उसको सलाह देते हैं कि अभी जो है सेफ सेक्स का पीरियड नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है जो सीमन है उसमें स्पर्म की प्रेजेंस हो सकती है। तो कम से कम 15 इजैकुलेशन या जब तक टेस्ट नेगेटिव ना आए टू डिटेक्ट द सीमन इन द स्पर्म, तब तक जो है कोई एक्सटर्नल प्रोटेक्शन यूज़ करनी है वाइल हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, a nurse explains that the efficiency of basal body temperature depend on fluctuation of basal body temperature. What factor will alter its effectiveness? कि क्या ऐसी चीज़ है जो बेसल बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करेगी। ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, बी लेंथ ऑफ एब्सटिनेंस, सी एज ऑफ दोज इन्वॉल्व, एंड डी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। ये जो है अगर फीमेल को स्ट्रेस है तो ये बेसल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन वाला मेथड फेल होता है। बाकी चीज़ों में एब्सटिनेंस होने से, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स से स्पर्म का वॉल्यूम में फ़र्क पड़ सकता है, बट नॉट ऑन द बेसल बॉडी टेम्परेचर ऑफ वुमेन। तो इसीलिए ये ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते हुए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट पोस्ट मेनोपॉज undergoes anterior posterior colporrhaphy. What should the discharge teaching include? इसमें क्या होता है, कॉल्पोरैपी में जो वजाइनल वॉल होती है, वजाइनल वॉल उसको रिपेयर किया जाता है जनरली वीकनेस ऑफ द मसल्स को प्रिवेंट करने के लिए, वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द वजाइनल वॉल। तो इसमें क्या सलाह देते हैं, प्रेशर, पेशेंट को बियर डाउन नहीं करने की सलाह देते, प्रेशर नहीं लगाने की सलाह देते। तो सोचते हुए ऑप्शन देखिए, ईटिंग हाई फाइबर डाइट, बी लिमिटिंग डेली एक्टिविटी, सी रिपोर्ट साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, एंड डी ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। यहाँ पे हाई फाइबर डाइट देने की सलाह देते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो जोर लगेगा, और बियर डाउन नहीं करने की सलाह इसमें दी जाती है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, what potential complication does a nurse anticipate when admitting a client with diagnosis of severe prosidentia? मतलब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऑप्शन ए अडीमा, बी फिस्टुला, सी एक्सुडेट, एंड डी अल्सरेशन। ये तीनों जो है प्रोलैप्स के साथ जो है इनका कोई रिलेशन नहीं है। अल्सरेशन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्योंकि यूट्रस बाहर है, और हो सकता है कि जो वो प्रोलैप्स के वाले फेज में हो तब जो है कुछ एब्रेशंस हो गई हो जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। तो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज, आफ्टर एन एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी द क्लाइंट रिटर्न्स टू द यूनिट विद एन इनवेलिंग कैथेटर। द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द यूरिन इन द क्लाइंट्स कलेक्शन बैग हैज़ बिकम इंक्रीजली सैंग्विनियस। व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स सस्पेक्ट? कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हुई है और अब जो कैथेटर है ना उसमें जो यूरिन है उसमें सीरस डिस्चार्ज प्रेजेंट है, सैंग्विनस जो है वो दिखाई दे रहा है कि कोई वुंड से डिस्चार्ज आ रहा है। तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स सस्पेक्ट? ऑप्शन ए, इंसिजनल निक इन द ब्लैडर,
B. Urinary infection from the catheter. C. Disseminated intravascular coagulopathy. And D. Uterine relaxation with increased bleeding. अगर सर्जरी हुई है, हिस्टेरेक्टमी हुई है, तो यूट्रस और ब्लैडर क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास लाई करते हैं। तो ऐसे केसेस में जनरली तो नहीं, लेकिन चांसेस होते हैं कि जो है यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो गया हो, जिसकी वजह से जो एक कम्युनिकेशन फॉर्म हो गया हो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में। तो इंसिजनल निक की गलती से जो है उसमें कट लग गया है ब्लैडर में, तो उसका जो यूट्रस का जहाँ जो सर्जरी का डिस्चार्ज है, सीरस डिस्चार्ज, वो अभी यूरिन में आ रहा है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। यूट्राइन रिलैक्सेशन, यूट्रस तो निकाल ही दिया है, तो वहाँ से तो ब्लीडिंग कैसे ही हो जाएगी। यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो इतना एकदम से आते ही इतना कॉमन सीरस डिस्चार्ज नहीं आ जाएगा उसमें। उसमें जनरली या तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा या फिर जो है क्लाउडीनेस प्रेजेंट होगी, नॉट अ सीरस डिस्चार्ज। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, इतना जल्दी जो है इसका पता नहीं चलता है कि वो ब्लैडर में ही ब्लीड कर रही है या क्या कर रही है। तो ए राइट आंसर होगा। Next, a client who had mastectomy asked about the ERP positive. Then the nurse explains that tumor cells are evaluated for estrogen receptor protein to determine the. अब जो है मास्टेक्टमी हुई है, कई बार जो है एस्ट्रोजन थेरेपी से जो है ये रिस्पोंड कर जाता है, अच्छा, कई बार नहीं करता है। तो ईआरपी पॉजिटिव वही है कि ये जो एस्ट्रोजन थेरेपी है उससे रिस्पोंड कर रहा है कैंसरस सेल्स, तो वो एक अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं कि पोटेंशियल रिस्पॉन्स टू हार्मोनल थेरेपी, कि अगर जो है हार्मोनल थेरेपी से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, ट्यूमर सेल्स जो है वो उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, तो वो ईआरपी पॉजिटिव कहलाता है। अगर नहीं है तो वो ईआरपी नेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है हार्मोन थेरेपी से, एस्ट्रोजन से बेसिकली। तो डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन एनकरेजिंग अ क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रेथ आफ्टर अ बाइलेटरल मास्टेक्टमी, द क्लाइंट सेज, लीव मी अलोन, डोंट यू नो आई एम इन पेन। वट इज़ द नर्सेज मोस्ट थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। एक क्लाइंट है जिसको अभी बाइलेटरल मास्टेक्टमी हुआ है, तो उसको कफ और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो सिखा रही है, एनकरेज कर रही है, ठीक है। तो नर्सेज का थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स क्या रहेगा जब पेशेंट कह रहा है कि मैं दर्द में हूँ और यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऑप्शन ए, आई नो इट हर्ट्स टू कफ बट ट्राई टू यूज द इंसेंटिव स्पायरोमीटर। बी, we will start this from tomorrow, I will give you something for your pain. C, I understand that you are in pain, rest now, I will come back later. D, your pain is to be expected but you have to attempt to expand your lungs. अब जो है पेशेंट को एम्पैथाइज भी करना है, और एम्पैथाइज करते हुए ये एक्सरसाइज सिखानी ज़रूरी है। अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, एटिलैक्टेसिस हो सकता है और लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं अगर ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे तो पेशेंट। तो ए राइट आंसर रहेगा इन सारी चीज़ों को देखते हुए। आई नो इट हर्ट्स टू कफ, ये यहाँ पे क्या कर दिया, एम्पैथाइज कर दिया है कि मुझे पता है कि खांसते हुए दर्द होता है, लेकिन आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ कर सकते हो, उससे शायद आपको कम पेन होगा। और इंसेंटिव स्पायरोमीटर से क्या हो जाएगा, वो डीप ब्रेथ वाली और लंग्स में एटेलैक्टेसिस वगैरह प्रिवेंट हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शन जो है बाद के लिए है, बाद का इसमें कोई सीन नहीं है। हमें पेशेंट को अभी जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ये सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज एटेलैक्टेसिस और लंग डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, a G3 female, history of 2 previous second trimester abortion, present at 22 weeks of gestational with funneling of cervix and length of cervix 20 mm. What is the most appropriate management would be? एक जो है थर्ड ग्रेविडा है, पिछले 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं और अभी फनलिंग ऑफ सर्विक्स के साथ आई है, सर्विक्स की लेंथ जो है वो छोटी हो गई है, और क्या उसको अभी करना है। जब फ्रीक्वेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है तो जनरली क्या होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होती है। सर्विक्स जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगता है ना, तो सर्विक्स क्या हो जाता है, खुल जाता है, तो वो इनकम्पिटेंसी होती है। ऐसे केस में पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं और करते हैं सर्वाइकल सर्कलेज, सर्विक्स को जो है वो सूचर से टाई कर देते हैं, जिसको हम जनरली मैकडोनल्ड्स एंड शिरोड्सकर अप्रोच बोलते हैं।
इसका यूज़ करते हुए हम सर्विक्स के अराउंड जो है सूचर्स कर देते हैं ताकि प्रेशर पड़ने से सर्विक्स खुले ना, और सर्जरी जनरली जब 37 वीक्स हो जाते हैं तब ये ओपन करते हैं ताकि अब बच्चे की डिलीवरी हो सके। तो ये ऑप्शन रहेगा। फोदरगिल हम जनरली एंटीवर्टेड यूट्रस के केस में करते हैं, और डेनोप्रोस्ट और मीजोप्रोस्ट हम या तो अबॉर्शन या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ इंड्यूस नहीं करना है, यहाँ बच्चे को रोकना है, तो इसीलिए हम सर्वाइकल सर्कुलेज करेंगे। मैंने बता दिया क्या होता है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड ट्राइकोमोनाल infection. Which oral drug should the nurse anticipate the healthcare provider most likely will prescribe? अब जो है ये एक अमीबाइटिक इन्फेक्शन है, तो कौन सा ड्रग जो है वो देगी? पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसमें नहीं देते हैं। निस्टेटिन और जेंशियन वॉयलेट भी इसमें नहीं दिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल इज़ वेरी गुड एंटी अमीबिक एजेंट, तो मेट्रोनिडाजोल जो है ट्राइकोमोनाल इन्फेक्शन में दिया जाता है, डी। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द ग्रेटेस्ट फीटल वेट? फीटल वेट सबसे ज़्यादा कौन से पीरियड में गेन होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में ये गेन होता है जब फीटस जो है फैट को डिस्पोज करने लग जाता है, फैट को अपनी बॉडी पे जोड़ने लग जाता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फीटल वेट गेन होता है, तो सी राइट आंसर रहेगा। Next, a nurse at prenatal clinic examines a client and determines that her organ uterus risen out of pelvis. Now it is an abdominal organ. At what week of gestation does it occur? एब्डोमिनल ऑर्गन ये कब होता है? 12th हफ्ते की प्रेगनेंसी में ये एब्डोमेन में आने लग जाता है। उससे पहले ये कौन से कैविटी में रहता है? पेल्विक कैविटी में रहता है। तो यहाँ एब्डोमिनल ऑर्गन पूछा गया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट एट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट, is it 6 week gestation? She asks how long she may continue to work and what should plan when she should plan to quit. How should the nurse respond? 6 हफ्ते की gestation है, पेशेंट पूछ रही है कि मैं कब तक जो है अपना काम कर सकती हूँ और कब मुझे छोड़ना होगा, तो कौन सा रिस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन ए, what activity does your job entail? How do you feel about continuing your work? C, most women work throughout their pregnancy, and D, usually women quit work at third trimester. ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कब काम करना छोड़ना है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, कि आपका नेचर कैसा है काम का, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करना है। तो सबसे पहले उससे पूछना है कि कौन सी काम आप करते हैं, ताकि डिसाइड किया जा सके कि ये फिटस को जो है हार्मफुल है या नॉर्मल अगर काम है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पहले जॉब की डिटेल जानना जरूरी है, तो ए इज़ द राइट आंसर। Next, a pregnant client is being prepared for pelvic examinations. She states that she is always tired and feels sick to her stomach, especially in the morning. What is the nurse best response? एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, वो कह रही है कि हमेशा टायर्ड लगता है और जो है हमेशा ऐसा लगता है पेट खराब है या सिक जो है वो फील करती है, और मॉर्निंग में ऐसा ज़्यादातर होता है, वही नोजिया वोमिटिंग वाले सिम्टम्स। तो कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन ए, टेल मी अबाउट हाउ यू फील द रेस्ट ऑफ द डे। बी, लेट्स डिस्कस वेज टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सी, परहैप्स यू शुड आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड डी, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ये क्लोज्ड चीज़ है, ठीक है। पेशेंट को परेशानी है तो क्या करना है? डिस्कस करना है वेज टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फ्लूइड एनकरेज करके या फिर जो है क्रैकर्स वगैरह प्रोवाइड करके, वो नर्स जो उसको बता सकती है। तो बी राइट आंसर रहेगा, डिस्कस करना कि कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस अ नर्स कैन गिव टू द प्रेग्नेंट वुमेन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो क्या बेस्ट एडवाइस जो है वो दे सकती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जनरली क्या होते हैं, मोस्टली ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी कोई भी मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी है, क्योंकि कैसी हो सकती है, टेराटोजेनिक हो सकती है, बच्चे में फीटल कंजेनाइटल डिफेक्ट जो है वो कॉज कर सकती है, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम, नॉट जेनेटिक, कंजेनाइटल प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकती है। तो बी राइट आंसर रहेगा। ड्रग्स अवॉइड करने हैं, स्मोकिंग, एल्कोहल सब अवॉइड करना है इस टाइम पे, क्योंकि मोस्टली डेवलपमेंट इसी टाइम पे हो रही होती है, और वो जो है ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर टेराटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, during a routine visit to prenatal clinic, a client listens to the fetal heart rate for the first time.
The client commenting on how rapid it is appears frightened and asks whether this is normal. The nurse should respond the rate is. आपने कभी सुना होगा या जो मदर्स हैं उनको पता होगा कि जो क्या फीटल हार्ट रेट होती है, फीटल हार्ट रेट होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ही तेज तेज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि बहुत भट 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 इस तरीके से बहुत तेज तेज जो है वो हार्ट रेट बच्चे की सुनाई देती है ऑन एग्जामिनेशन। तो ये क्लाइंट कह रहा है कि मुझे तो डर लग रहा है इसको सुन के। तो आस्क वेदर दिस इज़ नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल है? तो नर्स क्या बोलेगी कि हार्ट रेट कैसी होती है इस टाइम पे? ये बहुत रैपिड होती है और इन द एक्सपेक्टेड रेंज, कि हाँ ये हार्ट रेट ऐसी ही होती है बच्चे की, बहुत तेज़ तेज़ सुनाई देती है और ये एक्सपेक्टेड रेंज है 140, 150, 160 तक की हार्ट रेट जो है हो सकती है। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड रेंज। यूजुअली रैपिड एंड ट्वाइस द मदर्स पल्स रेट, ऐसा नहीं है कि ट्वाइस ही होना है रैपिड, बट आई वुड बी मोर कंसर्न इफ इट इज़ स्लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैपिड बट इट अकोमोडेट्स द फीटल न्यूट्रिशनल नीड्स, न्यूट्रिशनल नीड्स का हार्ट रेट से कुछ वो नहीं है, तो ए राइट आंसर रहेगा। Next, a client who is 28 week in her second pregnancy is experiencing increased edema in the lower extremity. 28 हफ्ते हैं, ठीक है, लोअर एडिमा, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें एडिमा हो रहा है। द नर्स एडवाइज रेस्ट विद द लेग्स एलिवेटेड एंड प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शन। व्हाट एल्स शुड द नर्स सजेस्ट? अब क्या है, लेग्स एलिवेट करनी है क्योंकि सिंपली जो है सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से एडिमा प्रेजेंट हो जाता है प्रेगनेंसी में, विच इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग। तो उसके लिए लेग्स एलिवेट करते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो कौन सा इसके अलावा नर्स सजेस्ट करेगी? ऑप्शन है प्रिफर्ड डाइट विल इंक्लूड फेवरेट फूड। सारी चीज़ जो है डाइट में इंक्लूड नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसान देने वाली होती है तो वो अवॉइड करनी पड़ेंगी। न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग अ डाइट। यहाँ पे जो है इतना छोटी मोटी चीज़ जो है नर्स अपने लेवल पे भी प्लान कर सकती है। फूड सेलेक्टेड डू नॉट नीड टू हैव अ लो सॉल्ट कंटेंट एंड द क्लाइंट शुड बी रेफर टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट द प्रीनेटल क्लिनिक। इसके भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है इन स्टेटमेंट्स में से ये स्टेटमेंट जो है सही है कि खाने में पानी एडिमा होने के कारण नमक कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक कम हो जाएगा तो सोडियम की कमी हो जाएगी, वो नहीं होनी है प्रेगनेंसी में। दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग इन द प्रेगनेंसी। सिर्फ जो है लेग्स एलिवेट करके और हल्का फुल्का नमक थोड़ा सा कम करके, नोट रेस्ट्रिक्ट करके इसको मैनेज किया जा सकता है। तो सी राइट आंसर होगा। Next, the client in active phase of first stage of labor begins to tremble, becomes very tense during contraction, quite irritable. She frequently states, "I cannot stand this. I cannot stand this a minute longer." What does the nurse indicate to the what does this behavior indicate to the nurse caring for her? अब जो है फर्स्ट स्टेज है, वो ट्रेम्बल कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शंस फ्रीक्वेंटली आ रही हैं, इरिटेबल है, तो क्या जो है नर्स करेगी, इंडिकेट करेगी? ऑप्शन है देयर वाज नो प्रिपरेशन फॉर लेबर, शी शुड रिसीव एन एनाल्जेसिक फॉर पेन, शी इज एंटरिंग द ट्रांजिशन फेज एंड हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर डेवलपिंग। प्रिपरेशन फॉर लेबर जो है वो इस चीज़ में नहीं दिखाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आना स्वाभाविक है। अगर प्रिपरेशन हो रखी होगी तब भी कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, नहीं हो रखी होगी तो भी आएंगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एनाल्जेसिक इस स्टेज में नहीं देते हैं क्योंकि फीटल हार्ट रेट डिप्रेशन कर सकता है, प्लस मॉक कर सकता है साइन ऑफ लेबर को। ये होता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन जैसे टेंस हो रही हैं बहुत और ज़्यादा आ रही हैं, तो इसका मतलब ट्रांजिशन फेज़ की तरफ पेशेंट जा रही है, दिस इज़ नॉर्मल वन। तो पेशेंट को क्या करना है, नॉर्मली समझाना है कि नॉर्मल है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने को पेशेंट को बताना है। हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से कहीं से दिख नहीं रही हैं, हाइपरटोनिक का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस का आना, वो यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, the membrane of the client who is 39-week gestation ruptured spontaneously. Examination in the emergency department reveals कि cervix जो है वो 4 सेंटीमीटर dilated है, 75% effaced है, हार्ट रेट बच्चे की 136 बीट्स पर मिनट है। वो दोनों जो है एडमिट हो गए हैं बर्थिंग यूनिट में, तो नर्स शुड डू अपॉन द अराइवल। अब जो है कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ओरिएंटेशन की, ताकि जो उसकी एंग्जाइटी है, इंट्रोडक्शन टू द स्टाफ मेंबर्स रिड्यूस की जा सके। तो अपॉन अराइवल जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।
प्लेस द क्लाइंट इन बेड एंड अटैच एंड फीटल एक्सटर्नल मॉनिटर, वो भी करना है लेकिन पहले इंट्रोडक्शन के बाद। हैव द क्लाइंट एड्रेस वाइल टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम हर पार्टनर, हिस्ट्री जनरली मदर से ही ली जाती है, पार्टनर से नहीं। देन आस्क द कपल टू वेट इन द एग्जामिनिंग रूम वाइल नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये हम करेंगे लेकिन जो है उससे पहले इंट्रोडक्शन जो है, क्योंकि पेशेंट एडमिट हो गया है तो जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है उनका इंट्रोडक्शन जरूरी है ताकि उनकी एंग्जाइटी को रिड्यूस किया जा सके। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a child with cancer has the following lab results: WBC 10,000, RBC 5 millions per cubic mm and platelets of 20,000. When planning this child's care, what risk should the nurse consider most significant? अब आप वैल्यू देखेंगे तो देखेंगे WBC भी नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है और RBC भी, सिर्फ जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम है, क्योंकि कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब होनी चाहिए। तो जब प्लेटलेट काउंट कम होती है तो हेमरेज के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ए हेमरेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड इन्फ्लुएंजा इज बीइंग केप्ट इन अ रूम एट होम, separate room. Which nursing intervention is most important for the home care nurse and other family members to follow when providing care to this patient? अब इन्फ्लुएंजा सस्पेक्टेड है, उसको अलग कमरे में रखा है, तो क्या प्रिकॉशन लेना है? ऑप्शन ए क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, तो एयरबोर्न इन्फेक्शन है प्लस ड्रॉपलेट भी है, तो क्या हो सकता है, बहुत जल्दी दूसरे को फैल सकता है, तो क्या प्रिकॉशन लेनी है? वियरिंग PPE while providing care, B donning a face mask upon entering the room, C meticulous hand hygiene before and after patient care and D all of the above। सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेनी है क्योंकि कम्युनिकेबल इन नेचर है, उसकी कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए ऑल द प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन, सो डी राइट आंसर होगा। Which statement most accurately describe the pharmacodynamics of vaccine? वैक्सीन बॉडी में क्या करती है? ऑप्शन ए, वैक्सीन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, बी vaccine provide IgG antibody, C vaccine prevent formation of antibody against a specific antigen, and D vaccine work by suppressing the amino acid immunoglobulin sequence। वैक्सीन क्या करती है, हमारे एक जो इम्यून सिस्टम है उसको सिग्नलिंग करती है ताकि वो क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है? ए फॉलो कर रहा है कि ये स्टिमुलेट करती है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि वो जो एंटीजन इंट्रोड्यूस किया गया है बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या करे, एंटीबॉडी फॉर्म करे, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ 4-year-old चाइल्ड इज रिसीविंग अमॉक्स, मिल रहा है बच्चे को टू ट्रीट ओटाइटिस मीडिया एंड द चाइल्ड फॉर चाइल्ड चेकअप ऑन द लास्ट डे ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। बच्चा जो है क्लिनिक में आया है, लास्ट डे है उसका एंटीबायोटिक थेरेपी के। द प्रोवाइडर्स ऑर्डर वेरिसिला, मम्स, मीजल्स वैक्सीन, IPV और डिप्थीरिया और DTaP वैक्सीन टू बी गिवन। विच एक्शन बाय द नर्स इज करेक्ट? अब जो है डॉक्टर ने उसको बोल दिया ये वैक्सीन लगा दो, तो कौन सा एक्शन नर्स का करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर द वैक्सीन, बी डिस्कस गिविंग द MMR वैक्सीन इन 4 weeks, सी होल्ड ऑल द वैक्सीन अंटिल 2 weeks एंड डी रिकमेंड एस्पिरिन फॉर फीवर एंड डिस्कम्फर्ट। एस्पिरिन कभी भी नहीं देते हैं, मैंने कल भी बताया था, रेस सिंड्रोम कॉज कर सकता है। एस्पिरिन की जगह PCM पैरासीटामोल दी जाती है प्लेन, वो भी अगर कोई रिएक्शंस फॉर्म हो रही हैं, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि एंटीबायोटिक अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते, तो ए राइट आंसर रहेगा। वैक्सीन जैसे ऑर्डर की गई है वैसे लगानी है, क्योंकि एंटीबायोटिक इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वैक्सीन्स। Next, a psychologist and employed in the school at the instruction of school authorities administer an IQ test to the school children and display the score on the notice board। IQ test किया गया है और सबके स्कोर जो है नोटिस बोर्ड पे लगा दिए। This is ethically incorrect practice since it violates the confidentiality, ethically incorrect practice since it violates the informed consent, D, C ethically correct। करेक्ट तो ये है नहीं, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आप हटा दीजिए। इनकरेक्ट है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है, क्योंकि किसका कितना IQ है, किसका कितना मेंटल स्टेटस है, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल मैटर एंड शुड नॉट बी रिवील्ड टू ऑल, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ नर्स इन एंटीनेटल patient clinic examines patient, which patient among the following has a more chance of developing PIH, pregnancy induced hypertension? Option A, multipara who is 31-year-old, multipara who has 6 previous pregnancy, multigravida took OCP 3 months back and who is obese। जनरली हाइपरटेंशन किन में ज़्यादा होती है? ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
A nurse caring for a client with Zenker's diverticulum knows that the priority nursing diagnosis for this client is. Zenker's diverticulum क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो है फेरेंक्स वाला पार्ट एंड हो रहा होता है और ईसोफेगस वाला एंड पार्ट शुरू हो रहा होता है, वहाँ पे एक पाउच जैसा बन जाता है ये, ठीक है। तो ये जनरली नॉर्मल होना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन ये यहाँ पे एक पाउच फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से कई बार जब खाना रीगर्जिटेट होता है या खाना खा रहे होते हैं तो वो इस पाउच में फंस जाता है, ठीक है। अब वो पाउच में फंस गया, जब नॉर्मल टाइम पे जब हमने कुछ भी नहीं खाया है, जब हम बात कर रहे हैं, तो खाना नीचे की तरफ जाके हो सकता है क्या कर जाए, एस्पिरेट कर जाए। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा, रिस्क फॉर एस्पिरेशन ड्यू टू द रिगर्जिटेशन ऑफ फूड अक्यूमुलेटेड इन द डाइवर्टिकुलम। आप समझ रहे हैं ना कि खाने को नीचे ईसोफेगस की तरफ जाना था, अभी एक पाउच बन गया है, तो कुछ खाने के पार्टिकल्स हो सकता है वहाँ स्टोर हो गए हों। अब क्या है, रिगर्जिटेशन वगैरह हो गई और वो वापस से आके कहाँ, ट्रैकिया के अंदर चले गए, जिससे कि एस्पिरेशन हो गया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी डायग्नोसिस रहेगा रिस्क फॉर एस्पिरेशन। नेक्स्ट, a nurse is performing an initial post-operative assessment on the client following upper GI सर्जरी हुई है, क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है जिसको कि इंटरमिटेंट सक्शन से कनेक्ट किया गया है। टू बेस्ट असेस द क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बाउल साउंड, द नर्स शुड, अब बाउल साउंड सुनना है तो क्या करना है, बाउल साउंड सुनने के लिए टर्न ऑफ करना है सक्शन को, क्योंकि सक्शन के और बाउल साउंड्स को मिस इंटरप्रेट ना कर जाए इसीलिए। और सबसे बेटर ये बाउल साउंड्स कहाँ पे, जहाँ पे इलियोसिकल वॉल होती है वहाँ पे सुनने को मिलती हैं, और बेल से नहीं, जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम ऑफ द स्टेथ उससे हेयर करते हैं, नॉट फ्रॉम द बेल। तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। टर्न द सक्शन ऑन टू कंटिन्यूस, कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि इंटरमीडिएट सक्शन है, बंद कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। प्लेस द स्टेथोस्कोप टू लेफ्ट ऑफ द अम्बिलिकस, जीआई में जो है लेफ्ट साइड में अम्बिलिकस पे रखने से बाउल साउंड नहीं सुनाई देगी। ये कहाँ पे रखनी है, इलियोसिकल वॉल के पास रखनी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, टर्न ऑफ करके सुनाई देना है। Next, the patient is admitted from home with stage 2 pressure ulcer. Wound is classified as yellow using the red, yellow, black concept. Which type of dressing will the nurse most likely use? अब जो है रेड जो वुंड होते हैं वो उनमें जनरली सीरस ड्रेनेज प्रेजेंट होता है, और जो फ्रेश वुंड्स होते हैं वो रेड होते हैं, और येलो वुंड होते हैं जनरली जब थोड़ा थोड़ा जो है येलोइश पार्ट उनमें जमने लग जाता है उसको येलो वुंड बोलते हैं। और ऐसे वुंड्स को जब टेक केयर करते हैं तो येलो पार्ट को हटा के उसके बाद जो है ड्रेसिंग करते हैं। और ब्लैक वुंड जब टोटली नेक्रोज्ड हो जाता है, डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लैक वुंड होता है। यहाँ येलो वुंड के लिए एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग यूज़ की जाती है, जहाँ पे जो है वो उसके जो एक्सुडेट है उसको अच्छे से सॉक कर ले, और ये जो है जनरली चिपकती नहीं है, तो ये वाली ड्रेसिंग इस केस में यूज़ होती है, एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग। नेक्स्ट, द नर्स इज प्लानिंग टू केयर 10-year-old बॉय हु इज सफरिंग फ्रॉम हीमोलाइटिक यूरेमिक डिसऑर्डर है और एन्यूरिया है उसको, एंड विल बी रिसीविंग पोटेंशियल डायलिसिस ट्रीटमेंट। द नर्स शुड प्लान टू इम्प्लीमेंट विच मेजर, डायलिसिस होना है, यूरेमिक है, एन्यूरिया है, तो फ्लूइड ओवरलोड है बॉडी में, ठीक है, उस चीज़ की ध्यान रखते हुए ऑप्शन देखिए। केयर फॉर एवी फिस्टुला पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं होता है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब्ड। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, यूरेमिक है, इसमें पेन वाले सिम्टम बच्चे को नहीं आते हैं जनरली, जो अगर यूरिन आएगा तो उसमें ब्लड की प्रेजेंस होती है। एनकरेज फूड हाई इन पोटेशियम नहीं देने हैं क्योंकि क्या है पहले से ही किडनी ओवरलोड हो रखा है, तो ये नहीं देंगे, और एनकरेज नहीं करना है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड, ये करना है कि फ्लूइड जो है रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड हैं वो देने हैं, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड ऑलरेडी है तो बहुत ही कम फ्लूइड इन लोगों को दिया जाएगा। सी, और एन्यूरिया भी है। सेलेक्ट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है जहाँ पे दो ग्रुप लिए जाते हैं, एक ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक ग्रुप में जो है एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते हैं, और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या है। और पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अपनी स्टडी का एग्जाम्पल लेते हुए बताती हूँ कि जो मेरी MSc की स्टडी थी वो थी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ Valsalva manure during IV canalization.
assessment and evaluation of pain reduction following Valsalva maneuver during IV cannulization in adults। तो यहाँ पे मेरे को देखना था कि जो वल्सल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करते हैं तो क्या पेशेंट्स को कैनुला लगाते हुए कम दर्द होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप लिए थे, एक था मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक था मेरा कंट्रोल ग्रुप। लेकिन वो सारे जो पेशेंट्स थे वो इलेक्टिव सर्जरी वाले पेशेंट्स मैंने लिए थे कि जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है, ताकि जो पेन का लेवल है वो क्या ना करे, वो ओवरलैप ना करे कि पहले कोई बीमारी अगर ऐसे पेशेंट ले लेती कि किसी को कोई बीमारी है, किसी में ऑलरेडी पेन प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, तो वो क्या करता, स्टडी के रिजल्ट को अफेक्ट करता। तो जो इलेक्टिव सर्जरी के लिए पेशेंट पोस्टेड थे जनरली पेनलेस पेशेंट्स थे जिनमें कोई पेन नहीं था और जिनमें कैनुला लगना था। तो मैंने सारे पेशेंट कौन से लिए, इलेक्टिव सर्जरी वाले लिए, सबका एज ग्रुप भी सेम था। और फिर मैंने आधों को अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और आधों को मैंने कंट्रोल ग्रुप में रखा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को मैंने वल्सल्वा मैन्यूवर अप्लाई करवाया आईवी कैनुला लगाते हुए और कंट्रोल वालों को नहीं कराया। तो इस तरीके से फिर असेसमेंट किया और रियली देयर वाज पेन रिडक्शन इन द पेशेंट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पेन रिडक्शन था। तो ये पूछ रहा है कि कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। रैंडमाइजेशन यस, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है कि हम दोनों ग्रुप में जो पेशेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं वो रैंडम टेक्निक का। अब ये नहीं कर रहे हैं हम कि ये पेशेंट मुझे पसंद है तो इसको मैं एक्सपेरिमेंटल में ले रही हूँ, ये नहीं है तो इसको मैं किस में ले रही हूँ, कंट्रोल में ले रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी टेक्निक यूज़ करते हुए क्या करना है, उनको एक को एक्सपेरिमेंटल और रैंडम में लेना है। जैसे मैंने 100 पेशेंट्स अगर चुन लिए तो 100 पेशेंट्स अगर चुन लिए तो उनमें से अगर मुझे 30 लेने थे तो मैंने उनकी पर्ची डाल ली, ठीक है। तो जो पर्ची में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में निकले वो मैंने एक्सपेरिमेंटल में डाले और फिर मैंने कंट्रोल ग्रुप की पर्चियाँ डाली तो कंट्रोल ग्रुप में निकले वो मैंने कंट्रोल में डाले। तो इस तरीके से रैंडम टेक्निक कि मुझे नहीं पता कौन मेरे एक्सपेरिमेंटल में जाएगा, कौन मेरे रैंडम में कंट्रोल में जाएगा। तो ये हो गया रैंडमाइजेशन प्रेजेंट होता। मैनिपुलेशन भी होता है कि एक ग्रुप में हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं कि एक वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ टेक्निक यूज़ करते हुए। कंट्रोल कि एक ग्रुप है जिसको हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे चेंज के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में प्रेजेंट होते हैं। ये नर्सिंग रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Next, identify the term which give each participant an equal and known probability of being assigned to either the control or the experimental group। वही है ये randomization। मैंने बताया कि सबको equal opportunity, किसी को नहीं पता किसके नाम की पर्ची उठ जाएगी, तो सबको equal opportunity, कोई भी किसी भी ग्रुप में जा सकता है। तो this is known as randomization। A, gender, age, religion and blood group are measured at। देखो 4 स्केल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है जो कि आता है पेपर में आपके नर्सिंग रिसर्च से। तो ये जो है चार स्केल में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक स्केल होता है वो नॉमिनल होता है और उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद आता है हमारा इंटरवल स्केल और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा रेशियो स्केल। जो नॉमिनल स्केल होता है वो सिर्फ नेम्स का होता है, यहाँ पे हम किसी को ऑर्डर्स में अरेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बात करें कि किसी के नाम, ठीक है, तो वो नेम क्या हो गए कि नाम है लेकिन उनका कोई ऑर्डर नहीं है जब तक कि कोई दूसरा फैक्टर उसमें इंट्रोड्यूस ना किया गया। अब हमने 10 नाम लिख दिए लेकिन कोई भी नाम आगे पीछे जो है उनका कोई ऑर्डर नहीं है, वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है वो चीज़ नहीं बताई गई है। तो ये है नॉमिनल स्केल, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते। अब है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, ओ से ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर। तो यहाँ पे हम चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोले कि कोई रेस में क्या आया है, एक ये फलाना फलाना फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। एक ऑर्डर में हम उन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, वो होता है ऑर्डिनल। और जब इंटरवल स्केल होता है यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट, माइनस, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की बात हो गई तो वो एक इंटरवल स्केल हो गया। इंटरवल स्केल की एक बात होती है कि यहाँ पे हम माइनस में भी वैल्यूज़ देख सकते हैं।
वही टेम्परेचर की बात करते हुए कि 0 से नीचे भी यहाँ वैल्यूज़ होंगी जो कि माइनस में होंगी, तो ये एक इंटरवल स्केल है। रेशियो स्केल से ये इसी तरीके से अलग है। रेशियो में होता है ट्रू ज़ीरो, कि रेशियो स्केल में 0 से नीचे हम वैल्यूज़ नहीं असेस कर सकते किसी भी चीज़ की, इंटरवल में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो स्केल में हम बाकी सारे फंक्शंस कर सकते हैं, उनको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन भी फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रू ज़ीरो होती है। 0 से नीचे वैल्यू हम रेशियो स्केल में नहीं मॉनिटर कर सकते, जबकि इंटरवल स्केल में ऐसा किया जा सकता है। तो ये 4 स्केल होते हैं। जेंडर, एज, रिलीजन जो है वो नॉमिनल स्केल है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है चीज़ों का, हम किसी भी तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे आपका नर्सिंग रिसर्च का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये टॉपिक समझना और देखना। नेक्स्ट, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो मैंने बताया रेशो है, क्योंकि 0 से नीचे इसमें हम चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करिए। मेरे 1 घंटे की बोलने की मेहनत को आप 1 लाइन के कमेंट से बता सकते हैं, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।